हेलो बच्चों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है वो ट्रायंगल पे होने वाली है। यानी सर त्रिभुज आज हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। ये जो क्लास है वो क्लास जो रीट वाले स्टूडेंट जो साइंस एंड मैथ्स बैकग्राउंड से उनके लिए, साथ ही साथ जो सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो 12th लेवल पे हो चाहे साथ ही साथ वो ग्रेजुएशन पे लेवल पे हो। और ये जो क्लास है वो एलडीसी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग ट्रायंगल को बहुत बढ़िया से पढ़ने वाले हैं, अच्छे से सीखने वाले हैं। देखना, खूब सारे प्रश्न आए हुए हैं, रीट में भी आए हुए हैं, सीईटी में भी आए हुए हैं, एलडीसी के एग्जाम में भी आए हुए हैं। इसको पढ़ने के बाद में जैसे ही मैं एक एक डेफिनेशन आपको बढ़िया से कवर करवा दूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से मैं पढ़ा दूंगा, तो साथ ही साथ लगे हाथ हम लोग अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जितने सारे भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे के सारे कवर करने वाले हैं। तो आपको बहुत बढ़िया से मजा आने वाला है। आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो एक कदम अब और स्ट्रोंग हो जाएगी। तो बढ़िया से क्लास को देखना। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि सर एक्चुअल में होता क्या, ट्रायंगल क्या होता है। तो ट्रायंगल यानी त्रिभुज की डेफिनेशन हम बहुत बढ़िया से देखने वाले हैं। आपको जैसे ये त्रिभुज की डेफिनेशन में पूछूंगा तो आपको सच में एक बचपन जरूर याद आ जाएगा, क्योंकि बचपन में आपने बहुत बढ़िया से इस परिभाषा को पढ़ा होगा और आपने अच्छे से सीखा होगा। लेकिन मैं बताता हूं कि बच्चों जो त्रिभुज है वो क्या है। सर जो त्रिभुज है वो तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनी एक बंद आकृति है। मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन जो आपने बचपन में सीखी थी उसको थोड़ा सा अच्छे से बताने का प्रयास किया है। तो बच्चों मैं बता देता हूं त्रिभुज क्या है। आप साथ साथ बढ़िया से अपने नोट्स भी बनाओ और लिखो मेरे साथ। त्रिभुज क्या है सर? त्रिभुज क्या है? त्रिभुज है तीन तीन प्रतिच्छेदी तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनी बंद आकृति से बनी बंद आकृति से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है बच्चों? त्रिभुज कहलाती है। ये बात बढ़िया से समझ में आ गई। यानी कितनी रेखाएं होनी चाहिए? सबसे पहले बात तो आपके पास में जो लाइंस है वो तीन होनी चाहिए, साथ ही साथ वो प्रतिच्छेदी होनी चाहिए। यानी कोई न कोई रेखा किसी न किसी रेखा को कट करेगी। आपने ना लाइंस और एंगल में मैंने प्रतिच्छेद रेखाओं के बारे में बहुत बढ़िया से जिक्र किया है, ठीक है। तो तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनी यानी इनसे ही बनी है और कैसी होनी चाहिए? साथ ही साथ वो क्लोज होनी चाहिए। बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ये डेफिनेशन आपने बढ़िया से देख ली। और सर जैसे ही ये परिभाषा हमने यहां लिखी है, इस डेफिनेशन के आधार पर हम लोग मैथमेटिक्स में उसका एक सुंदर सा डायग्राम बनाने वाले हैं और उसके बाद में उसके बारे में खूबसूरत से बातें अपन लोग और जानने वाले हैं। लेकिन प्रत्येक बच्चे को ये परिभाषा आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों ये डेफिनेशन भी आपसे रीट में पूछ ली गई है। एक स्टेटमेंट आया था, तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनी आकृति त्रिभुज कहलाती है, तो वहां पे बंद आकृति नाम नहीं था। दूसरे स्टेटमेंट में ऐसा था, तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनी बंद आकृति यानी वो क्लोज होनी चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी ये परिभाषा आपको बढ़िया से याद होनी चाहिए, ठीक है। बचपन भी याद आ गया होगा तो लिख सकते हो आप हैज टेक बचपन, ठीक है। तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। अब सर एक सुंदर सा डायग्राम बना लेते हैं त्रिभुज का। जैसे अपन एक डेफिनेशन लिखी तो उस बेसिस पर हम लोग त्रिभुज का एक बढ़िया सा डायग्राम बना लेते हैं। तो बच्चों, हाँ ये देखो, देखो हो क्या रहा है। यहां देखना, ऐसे हो रहा है। ये मैं लिख देता हूं ए बी और सी। देखो बच्चों, ए बी एक अपने आप में एक लाइन है, दोनों तरफ से आगे बढ़ रही है डायरेक्शन में। बी सी भी अपने आप में दोनों तरफ से ऐसे मान के चलो, इधर भी आगे बढ़ रही है इधर भी आगे बढ़ रही है। ए सी भी अपने आप में लाइन से, लेकिन ये प्रतिच्छेदी कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है। जैसे है ना, बीसी वाली लाइन और एसी वाली लाइन सी पॉइंट पे कट किया, तो ऐसे करके तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से। लेकिन सर ये बंद है। बंद का मतलब है आप इसके अंदर यदि कोई पॉइंट है, कोई वस्तु रख दी जाए तो वो बाहर नहीं आ सकती डायरेक्टली, क्योंकि चारों ओर से ये बंद है। तो बच्चों, जब भी आपको कभी भी इस प्रकार की आकृति दिखाई दी दे दी जाए तो आप समझना कि वो भाई साहब त्रिभुज है। यानी बच्चों त्रिभुज ही है, ठीक है। अब इसके कुछ खूबसूरत बातें और देख लेते हैं। अच्छा, कभी कभार आएगा आपके कि है ना, बताओ त्रिभुज में कितनी रेखाएं होती है?
तो सिंपल सी बात है कि सर 3 इसमें रेखाएं होती है। साथ ही साथ आपको छोटी सी बात और पता होनी चाहिए कि सर इसके अंदर 3 कोण होते हैं, जैसे ये थीटा हुआ, जैसे सर ये थीटा 2 हुआ, और सर ये जो एंगल है वो थीटा 3 हुआ, और इसको 1 बोल दो। ऐसे करके बच्चों त्रिभुज के जो अंदर है वो 3 क्या 3 कोण होते हैं। अब ये क्लास आपको ऐसे लगेगी कि हम तो सारी चीजें आती हैं। अभी धीरे धीरे बच्चों क्लास का लेवल है वो बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा बेसिक से अप लेवल तक का बढ़िया से हर बार पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने 2-3 बातें जानी कि सर 3 उसमें क्या होती है, भुजाएं होती है। 3 उसमें क्या होती है, भुजाएं, किसमें, ट्राइंगल में। ठीक है, पहली बात। और साथ ही साथ 3 उसमें अंतः कोण होते हैं। 3 उसमें क्या होते हैं, 3 अंतः कोण होते हैं, यानी अंदर बने हुए कोण। अंतः कोण बोल रहा हूं, अंदर बने हुए 3 अंतः कोण होते हैं। ठीक है, ये किस में होते हैं, ये सारे के सारे त्रिभुज की खास विशेषताएं। और छोटी सी बात आपको ये भी पता है, हैजटैग बचपन, यानी सर हमने बचपन में बढ़िया से सीखा था, और मैं आपको बता भी दूंगा, जैसे देखो थीटा 1 प्लस थीटा 2, यानी सर अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। कितना होता है, वो हमेशा 180 डिग्री होता है। और हमने पिछली क्लास में बढ़िया से सीख भी लिया था। दोबारा मैं और बता देता हूं, कि कैसे क्या होता है अंतः 180 डिग्री कैसे होता है। जैसे मान के चलो बच्चों, ये कोई एक लाइन है, और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ना, ये व्हाइट वाली, ये जो AB लाइन है इसके एकदम पैरेलल है, यानी समांतर है। इतनी बात आप समझ गए। यदि वो समांतर है तो ये एकांतर कोण बने कि नहीं बने। देखो ये वाला, ये जो मैं लिख रहा हूं, ये जो एंगल है, और ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये कोण, ये थीटा 1 है। तो हमने डेफिनेशन से बढ़िया से देखा था, एक अल्टरनेटिव एंगल पढ़े थे, एकांतर कोण पढ़े थे, तो सर ये भी थीटा 1 हो जाएगा। तो मुझे बता दो अब, तो मुझे आप ये भी बता दो फिर, कि देखो ये जो कोण है, ये वाला जो कोण है, ये जो कोण है वो कितना होगा। सर ये जो थीटा 3 कोण है ना, थीटा 3 कोण वो हो जाएगा थीटा 3 कोण। ऐसे करके देखो, ऐसे 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 बन रहा ना एक जेड आकृति टाइप का। ठीक है, अल्टरनेटिव कोण। अब आपको पता है कि सर ये थीटा 1 है तो ये भी थीटा 1 होगा, ये थीटा 3 है तो ये भी थीटा 3 होगा। लेकिन सर अब तो कमाल की बात आपने, अब ना एक बढ़िया से बात आपने हमें बता रखी है कि सर जो एक लाइन पर एंगल बनते हैं ना, पूरा का पूरा स्ट्रेट एंगल, वो इतना इतना, ये जो एंगल है वो पूरा का पूरा 180 डिग्री है। तो आपको पता है कि सर ये जो 180 डिग्री है वो 3 कोणों से मिलकर तो बना हुआ है। इतना इतना सा थीटा 1 है, इतना कोण आपने पहले से थीटा 2 मान रखा था, और इतना कोण थीटा 3 है, इतना कोण थीटा 3 है। तो हो जाएगा ना थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, यानी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अच्छा इस क्लास को बढ़िया से समझने के लिए आप अपने मस्तिष्क को सोचने के लिए एकदम खुला छोड़ दो, आराम से एकदम खुला छोड़ दो, बढ़िया से प्रत्येक बात सोचना, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। इतना मस्त तरीके से सोचोगे, सच बता रहा हूं, फिर से आप राजस्थान में कैसे भी एग्जाम दे देना जिसमें आपका ये जो ट्राइंगल टॉपिक आता है उसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्यों, आपके पास बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। आपने जब उसको पढ़ा था तो बढ़िया मन लगा के पढ़ा था, आपने खुद से सवाल पूछे बहुत सारे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो मस्तिष्क को एकदम खुला छोड़ दो बढ़िया से, है ना। मैथ्स की क्लास में हमेशा ही ऐसा होता है। ये बात आपने पहचान ली। ठीक है, तो बच्चों ट्राइंगल के डेफिनेशन में आपको 3 बातें याद रखनी है। 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, उसमें 3 भुजाएं होती है, 3 अंतः कोण होते हैं, और एक छोटी सी बात कि तीनों अंतः कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। इतनी बात आपने बढ़िया से समझ ली। अब भाई साहब आगे जो टॉपिक है वो बहुत शानदार है। अब आपको देखो एक प्रश्न अब आपके मन में आया होगा, जैसे मैंने ये कहा ना, आप अपने मस्तिष्क को ना सोचने के लिए, सवाल जवाब करने के लिए एकदम खुला छोड़ दो, एकदम बढ़िया से। ठीक है, अब आपके मस्तिष्क में आया होगा सवाल, जैसे मेरे आया कि भाई साहब यदि मैं आपको 3 भुजा की लंबाई दे दूं तो क्या आप हर बार उनसे त्रिभुज बना पाओगे। मैंने आपको 3 भुजाएं दे दी कि भाई साहब एक भुजा की लंबाई ये है, दूसरी भुजा की लंबाई ये है, तीसरी भुजा की लंबाई ये है, क्या आप इनसे हर बार त्रिभुज बना पाओगे। यदि बच्चों आपके पास ऐसे से आप प्रैक्टिकल करोगे
तो मैं बता देता हूं, आप हर बार त्रिभुज नहीं बना पाओगे, कभी कभार त्रिभुज बना पाओगे। वो डिपेंड करेगा कि आपने ये जो 3 रेखाएं ली है उनकी लंबाई किस तरीके से ली है। तो चलो ये जो सवाल है इसका जवाब हम लोग बढ़िया से एनालिसिस करते हैं कि सर हमें ये बताओ कि यदि हमारे पास में 3 भुजाएं हैं, अलग अलग लंबाई की हैं, कब तो त्रिभुज बनेगा और कब नहीं बनेगा। ये बढ़िया सवाल है, इस पर प्रश्न हर बार आता है और मैं प्रश्न भी करवाऊंगा कि कैसा प्रश्न आया हुआ है। चलो मेरा प्रश्न है वो समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो मैं ऐसे बोल रहा हूं, क्या हर बार त्रिभुज बनेगा यदि अलग अलग लंबाई की भुजाएं दे दी जाए तो देख लेते हैं भाई साहब। मान के चलो बच्चों, आप अब तो क्या पढ़ रहे हैं, त्रिभुज की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। तो मान के चलो ये आपके पास में कोई एफ बी लंबाई की भुजा है, ये एफ बी, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं बढ़िया सा, ठीक है, ये है। और मान के चलो इसकी जो लंबाई है वो है 5 सेंटीमीटर। कितनी लंबाई है? 5 सेंटीमीटर। अब सुनना, एक भुजा मैं ले रहा हूं, दूसरी भुजा उसकी लंबाई ले रहा हूं 1 सेंटीमीटर, और एक जो भुजा ले रहा हूं उसकी लंबाई ले रहा हूं मैं 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे करके मैंने 3 भुजाएं ले ली। अब आपको बचपन याद आ गया होगा कि सर बचपन में हमने त्रिभुज ऐसे बनाया था, एक भुजा है उसकी लंबाई ऐसे सबसे पहले हमने ड्रॉ कर ली, उसके बाद में प्रकार लिया था। किस किस को बचपन याद आया सच सच कमेंट बॉक्स में करो। और कमेंट में जो माठ साहब है आपके, जो 8वीं क्लास से पहले पहले आपको गणित पढ़ाई थी, उन टीचर्स का भी आप लोग है ना कमेंट बॉक्स में नाम दर्ज करो, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है, ये जो ए बी लंबाई 5 सेंटीमीटर की, उसके बाद में आपने प्रकार लिया, प्रकार की जो नोक है वो आपने 1 रखे और प्रकार को उतना ओपन किया जितनी उसकी लंबाई कितनी है 1 सेंटीमीटर है। तो उसके बाद में देखो मजा आएगा, मजा आएगा, ये सीखनी है चीज अपन को बढ़िया। 1-2 मिनट ज्यादा लग जाएंगे लेकिन प्रश्न गलत नहीं होगा, प्रश्न आएगा ही आएगा आपके, ठीक है। तो आपने ऐसे प्रकार को रखा, फिर 1 सेंटीमीटर का ऐसे चाप काटा। तो मैं 1 सेंटीमीटर का ऐसे चाप काट देता हूं भाई साहब, ऐसे करके 1 सेंटीमीटर का आपने क्या किया, 1 सेंटीमीटर का आपने चाप काट लिया, ठीक है। फिर आपने दूसरे कोने पर गए, इस कोने पर आपने रखा, ठीक है। ये रेखाखंड है 5 सेंटीमीटर का, और 3 सेंटीमीटर का आपने चाप को इतना ओपन किया, ठीक है। एक आपने जो कोण है वो यहां रखा और 3 सेंटीमीटर का आपने क्या कर दिया, चाप काट दिया। तो मैं 3 सेंटीमीटर का ऐसे चाप काट देता हूं, तो ये रहा 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का चाप यहाँ कट रहा है, यहाँ कट। अब सुनना मेरी बात कि बच्चों त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। आपने इस प्रकार से चाप काट ली, सुनना आपने 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और ये ओवरऑल जो ए बी का जो रेखाखंड की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये जो रेखाखंड की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है, वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये जो 5 सेंटीमीटर, तो ये अलग से, ये ऐसे। अब सुनना बच्चों, आपने जो चाप ये काटा है, ये चाप आपस में नहीं कटे। यदि ये आपस में यहां कहीं कटते, इधर कहीं कटते, तो पक्का से त्रिभुज का निर्माण होता। ये कहीं कटे ही नहीं, आपस में नहीं कटे। मान के चलो, मान के चलो ये जो लंबाई है, यदि वो है ना भाई साहब ऐसे ये हो जाती है, आपने दूसरा अभी नहीं कटे ना, इस प्रैक्टिस आपने एक बढ़िया से एनालिसिस किया, इसमें ये दोनों चाप वो आपस में नहीं कटे तो त्रिभुज नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यदि मान के चलो ये चाप यहां ऐसे कटते, यहां कट जाते, तो आप इसको इससे मिला देते और इस पॉइंट को इससे मिला देते, तो ये त्रिभुज बन जाता आपके। तो फिर आपके ये ए बी सी एक सुंदर सा त्रिभुज बनता। लेकिन ये कटे नहीं, क्यों नहीं कटे? थोड़ी सी यानी 1 मिनट के बाद में इसका बढ़िया सा जवाब मैं दूंगा कि त्रिभुज कब बनेगा कब नहीं बनेगा। अभी आपने 3 रेखाएं ली, एक 5 सेंटीमीटर की, एक 1 सेंटीमीटर की, एक 3 सेंटीमीटर की, 3 रेखाखंड आपने ड्रॉ किए। लेकिन आपने देखा कि भाई साहब इनसे त्रिभुज नहीं बनेगा। क्यों? दोनों जो आपने चाप काटे वो आपस में नहीं कटे। यदि आपस में कट जाते तो पक्का से क्या बन जाता? त्रिभुज बन जाता। अब देखना एक और लेता हूं मैं, जैसे इस बार लिया मैंने 5 सेंटीमीटर का, फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक रेखाखंड। तो ये आ गया ए बी जो रेखाखंड है वो है 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। एक और लेता हूं, एक बार लिया मैंने 1 सेंटीमीटर का और दूसरा जो रेखाखंड ले रहा हूं वो ले रहा हूं 4 सेंटीमीटर का। तो बच्चों इस कोने पे ऐसे रखा, 1 सेंटीमीटर का मैंने ऐसे कट कर दिया चाप, और 4 सेंटीमीटर का जो मैं कट करूंगा वो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। और ये 1 सेंटीमीटर वाला ऐसे आएगा, ऐसे। इस पॉइंट पर ये कटेंगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर यहां से लेकर यहां तक की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, और अगली जो लंबाई है वो आपको पता ही है, अगली जो लंबाई है वो है 4 सेंटीमीटर। ये जो चाप ऐसे कटा है वो 4 सेंटीमीटर है। फिर से त्रिभुज नहीं बना। क्यों नहीं बना? ये दोनों जो चाप आपस में कट रहे हैं ये इसी रेखाखंड पे कट रहे हैं।
यदि आप इसको इससे मिलाओगे, आप इसको इससे मिलाओगे, तो तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनी बंद आकृति नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है ना, फिर से आपको एक रेखाखंड ही मिल रहा है। क्यों नहीं बना, फिर से क्यों नहीं बना? क्योंकि सर आपने जो अलग अलग टाइप के जो रेखाखंड लिए हैं, एक 1 सेंटीमीटर का लिया है, एक 4 सेंटीमीटर का लिया है, एक 5 सेंटीमीटर का लिया है, इसमें जो दोनों चाप है 1 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाले, वो आपस में इस बार कट तो कर रहे हैं, लेकिन कट उसी रेखाखंड पे कर रहे हैं। यानी जो तीनों बिंदु, एक बिंदु ये आया, एक बिंदु ये आया, एक बिंदु ये आया, ये एक ही रेखाखंड पर है, तो हमने इसको कहा था सरेख बिंदु। तो सरेख बिंदुओं से तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होता। ये जो लाइन है वो आपके कथन में पक्का से आएगी एग्जाम में, तो याद रखना, तीन बिंदु एक ही लाइन पर स्थित है, उनको सरेख बिंदु कहते हैं। तो बताओ सरेख बिंदुओं से मिलकर क्या त्रिभुज का निर्माण होगा? तो आप बोलना नहीं होगा। यानी आपने अभी जस्ट ये सीखा है कि सरेख बिंदुओं से त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। बच्चों ये बातें आपको छोटी छोटी लग रही है, लेकिन प्रश्न ऐसे ही आता है, एनसीईआरटी बेसिस पे आता है, तो ये क्लास आप आगे तक देखना, मजा आता रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में? आगे और देखते हैं। इस बार मान के चलो आपने 5 सेंटीमीटर का आपने क्या किया, आपने एक रेखाखंड ड्रॉ किया। अगली बार जो आपके पास अलग अलग रेखाखंड है वो है 3-3 सेंटीमीटर के। तो इस बार क्या होगा, 3 सेंटीमीटर का जैसे ही चाप काटा जाएगा यहां से यहां तक, तो ऐसे कटेगा, ऐसे। और इस बार जो 3 सेंटीमीटर का और काटा जाएगा वो इस यहां से लेकर यहां तक, तो वो जो वो ऐसे कटेगा। आगे बात समझ कि यानी सर यहां तक कि यहां से लंबाई हुआ 3 सेंटीमीटर, और यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है वो भी है 3 सेंटीमीटर। इस बार जो चाप है वो सर यहां कट कर रहे हैं, यहां कट कर रहे हैं। इसको इससे मिला दो भाई साहब, और इस वाले को इससे मिला दो। बना कब नहीं बना? यस सर। इस बार जो त्रिभुज है वो ए सी बी एक सुंदर सा त्रिभुज बन रहा है। यानी बच्चों आपने क्या सीखा वो मैं भी बता देता हूं एक ही लाइन में। यानी त्रिभुज का निर्माण तभी होगा, आपने ये देखा, देखो इससे यहां त्रिभुज का निर्माण हुआ, तो आपने देखा कि सर जो सबसे बड़ी वाली भुजा है, सबसे बड़ी वाली भुजा है, या फिर मान लो एक भुजा है, एक भुजा की लंबाई, ये जो दोनों भुजा है इनके योग से हमेशा तो कम होगी और अंतर से हमेशा ज्यादा होगी। सर दोबारा बताओ, पहली कंडीशन यही है कि यदि आपके पास एक त्रिभुज है एबीसी, उनकी 3 भुजाओं की लंबाई है ए बी और सी, ये भुजाओं की लंबाई है, तो आपने किसी भी सी एक भुजा को उठा लो। जैसे मैं उठा रहा हूं सी भुजा, सी भुजा की जो बच्चों लंबाई होगी ना, जो लंबाई होगी वो हमेशा छोटी होगी दो भुजाओं की लंबाई के योग से। दो भुजाओं की लंबाई के योग से हमेशा छोटी होगी, या दो भुजाओं की लंबाई का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। यदि ऐसा हो रहा है, प्रत्येक बार ऐसा हो रहा है, तभी बच्चों त्रिभुज का निर्माण होगा, अदरवाइज त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। यानी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है। क्या है? एक त्रिभुज की 3 भुजाएं यदि हमें दे दी जाए, ए है, बी है, सी है, ये लंबाई है, और आप में से किसी भी एक भुजा को उठा लो। जैसे मैं बी को उठा रहा हूं, इस बी है, ये जो बी है, इस भुजा की लंबाई कम होगी, ये जो दो भुजाएं बच गई है इनके योग से, इनके योग से। ऐसा होता है तभी त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां त्रिभुज बना, क्यों बना? क्योंकि सर यहां 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ऐसा था। इन दो भुजाओं का योग 6 हो रहा है, इन दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा है, इन दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा है, और इन दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा है। यहां देखो, यहां देखो, यहां त्रिभुज का निर्माण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर यहां 1 सेंटीमीटर, यहां है 4 सेंटीमीटर, यहां है 5 सेंटीमीटर। इतनी बात समझे आप? इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है। बड़ा है क्या? 5-5 से बड़ा थोड़ी होता है, नहीं सर, 5-5 के बराबर होता है। तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, तो आप लिखोगे यहाँ ट्राइंगल का निर्माण नहीं होगा। यहाँ क्यों नहीं हो रहा? यहाँ भी सर ऐसी है, एक 1 सेंटीमीटर की थी, एक 3 सेंटीमीटर की, एक 5 सेंटीमीटर की भुजा थी। इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, लेकिन नहीं है, 4-5 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब आप क्या समझे? सर त्रिभुज की स्ट्रक्चर यानी त्रिभुज तभी बनेगा जब सर क्या होगा? सर यदि 3 भुजाएं हैं, जैसे ए है, ए भुजा है, और बी भुजा है, सी भुजा है, तो पहली बात लिखोगे आप,
कि सर त्रिभुज का निर्माण तभी होगा जब इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। या फिर ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि सर या आप ए भी आ गया तो ऐसे लिख लो, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और तीसरी बात आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे ए बी आ गया, ए सी आ गया, तो बी और सी भुजा का योग तीसरी भुजा कौन है, ए से बड़ा होना चाहिए, ए से बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं बड़ा होना चाहिए। ये तीनों बातें इनमें से कोई भी एक लागू होती है तब जाकर त्रिभुज का निर्माण होगा, अदरवाइज त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर बार रीट में एक पक्का से प्रश्न आता है और सीटी में एक पक्का से प्रश्न आता है। आए हुए प्रश्न अभी दिखा देता हूं, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो एक प्रश्न आपका तैयार हो गया सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन से, आपको ये चमक गया। अब सुनना यार, अब सुनना, देखो ये सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। जैसे आप ऐसे, सर ए प्लस बी दोनों का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, तो ये प्लस बी है, ये इस साइड में आएगा तो माइनस का होगा कि नहीं होगा। या फिर मैं दोनों तरफ माइनस बी कर दूं, दोनों तरफ मैं माइनस बी कर दूं, तो क्या हो गया, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बड़ा हो जाएगा सी माइनस बी से। इससे क्या समझे, ये सर अलग ही बता रहा है इंफॉर्मेशन। यानी सर दो भुजा का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा। यानी बच्चों में बता रहा था कि आपको दो दो भुजाओं का जो अंतर है वो हमेशा कम होगा तीसरी भुजा से, ठीक है। तो यहां से देखो ये ए है, ये जो ए है इधर आएगा बी, तो बी माइनस सी हो जाएगा। इधर देखो ये जो बी है ये बड़ा, ये जो बी है इधर सी आएगा तो सी माइनस ए हो जाएगा। ऐसे ही जो सी है वो हमेशा बड़ा होगा किससे, जैसे ये सी है, दोनों साइड माइनस सी करेंगे तो इधर आ जाएगा बी माइनस सी, बी माइनस ए, बी माइनस ए आ जाएगा, बी माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो अंतर है वो हमेशा हम लोग धनात्मक ले रहे हैं, इसलिए मैं ये जो यहाँ पे जो लगा रहा हूँ वो लगा रहा हूं मैं मापांक। मापांक का मतलब है मोड, और मोड का क्या मतलब है कि सर कोई भी ऋणात्मक संख्या हो वो ऐसे आकर यहाँ पे धनात्मक, यानी ऐसे मान लो आप, हम हमेशा बड़ी में से, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या यानी बड़ी भुजा की जो लंबाई है वो पहले लिख रहे हैं, वो छोटी वाली बाद में लिख रहे हैं, इसलिए वो अंतर आएगा वो हमेशा धनात्मक आएगा। यानी आपने जो बात बच्चों सीखी है वो मैं एक लाइन में ऐसे कॉन्सेप्ट के तौर पे आपको बताना चाहूं तो वो कॉन्सेप्ट ये है, ये है वो कॉन्सेप्ट। क्या है ये आराम से आप देख सकते हो, कॉन्सेप्ट ये है आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, दिख रही है, हाँ दिख रही है। देखो आराम से देखो कि क्या है, पढ़ना इसको, बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से तो हमेशा बड़ा होगा, और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा कम होगा। ये बात हमने बढ़िया से सीखी है। तो ये बात लिखी हुई है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से तो बड़ा, ये बड़ा होगा, और किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर, वो अंतर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यदि नेगेटिव आ रहा है तो मोड हमने लगा ही दिया, मापांक हमने लगा दिया। तो किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, और ये बात हमने ऐसे लिख दी है। जैसे मान के चलो दो भुजाएं सी और ए, तो इनका जो अंतर है वो हमेशा कम होगा बी से, लेकिन भाई साहब इसका जो योग है ना वो बी से तो बड़ा ही होगा। तो ये बात हमने बढ़िया से लिख दी। तो बच्चों ये जो बात है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधी सीधी आपके एग्जाम में एक प्रश्न पक्का से यहां से छपने वाला है, ठीक है। तो ये बात आपने बढ़िया से समझ ली। ऐसे ही मान के चलो आप बी और सी का अंतर ले रहे हो तो दोनों का अंतर कम होगा, तीसरी भुजा कौन बच गई, ए, तो भाई साहब कम ही है, और इसका अंतर कम ही है, और इसका जो योग है यानी b प्लस सी का जो योग है वो ए से हमेशा बड़ा होगा। तो ये बात प्रत्येक भुजा के लिए एकदम सत्य है। तो सबसे बढ़िया बात हमने ट्राइंगल के स्ट्रक्चर में हमने ये बात जानी, ऐसा होगा तभी जाके त्रिभुज का निर्माण होगा, अदरवाइज त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। ये बात आपने बढ़िया से सीखी। तो फटाफट से अपन लोग जो रीट में आया हुआ क्वेश्चन है वो हम लोग कर लेते हैं ना, रीट और सीटी दोनों में आया हुआ ये प्रश्न है, तो अपन लोग ये कर लेते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बढ़िया से, अब दिखेगा, ठीक है, ठीक है। तो चार चार ऑप्शन है, बढ़िया से पढ़ो, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जो विकल्प है वो त्रिभुजों की भुजा नहीं है, नहीं है पूछा है
कि मतलब भाई साहब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिस पे त्रिभुज नहीं बनेगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि त्रिभुज की वो भुजा नहीं होगी। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है वो ऐसे आ रहा है, 12 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। अब जब भी ऐसा सवाल है आपको करना क्या है, आप ऐसे करो, आप कोई भी एक भुजा उठा लो, ठीक है, उस भुजा को पकड़ो, जो दो बाकी भुजा है उसका जो अंतर है वो तो उस भुजा से हमेशा कम होना चाहिए, और जो बाकी दोनों भुजाएं बच गई इसका जो योग है वो बड़ा होना चाहिए। या फिर ऐसे कर लो, एक किसी से कर लो, योग से कर लो। तो सबसे पहले जो मैं बड़ी भुजा ले रहा हूं ये रहा 15 सेंटीमीटर। अब ये जो 15 सेंटीमीटर भुजा है, बाकी जो बच गई है ना, बच गई, उसका जो योग है वो यदि 15 सेंटीमीटर से ज्यादा आता है तब तो त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो 12 और 9 आपको पता है कितने होते हैं, 21 होते हैं। यस सर, ये एकदम बात सही है। तो ऐसे करके ये पहला जो ऑप्शन है वो तो करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे तो क्या है, त्रिभुज का जो निर्माण है वो होगा, क्योंकि हमने जो बेसिक बातें सीखी कि त्रिभुज का निर्माण कैसे होगा उसको फुलफिल करे। दूसरा ऑप्शन है 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 5 सेंटीमीटर है। अब भाई साहब ये जो बाकी बच गई है, यदि इनका योग 5 सेंटीमीटर से ज्यादा आता है तब तो त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। 3 और 1 का जोड़ करो सर, 4 सेंटीमीटर आ रहा है, लेकिन बात गलत है, क्योंकि 4 है वो 5 से बड़ा नहीं होता। तो इस ऑप्शन से त्रिभुज का विकल्प नहीं होगा। बाकी और दो देख लो, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, कोई भी एक भुजा उठा लो 20 सेंटीमीटर। अगली जो बच गई उनका योग ज्यादा आ रहा है क्या? यस सर। और अंतर कम आ रहा है क्या? अंतर भी सर कम आ रहा है। तो बात एकदम सही है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहा है, योग बन रहा है इनका 7, तो 5 छोटा है 7 से। ठीक है, और अंतर देख लो, 4 और 3 का अंतर देखो, ये बन रहा है ना, ये देखो यहां सेंटीमीटर वो लगा लो, तो फुलफिल हो रहा है। ठीक है, ऐसा प्रश्न, एक प्रश्न पक्का से आपके रीट एग्जाम में या फिर सीटी और साथ ही साथ एलडीसी वाले तैयार रहे। क्यों? क्योंकि आपको ये इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। आपको ऐसे लगा होगा कि सर बहुत ज्यादा बेसिक से पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं सच बता रहा हूं क्लास का लेवल अब किस एक भी चीज है ना, पहली बात तो एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ने वाले हैं, हर एक चीज बढ़िया से सीखेंगे, तभी सारे के सारे जो प्रश्न हो वो अपने सही होने वाले हैं। यार मैथ्स के स्टूडेंट हो तो फिर मैथ्स के प्रश्न को क्यों गलत किया जाए? अपने पूरी क्लास का यही फोकस रहने वाला है। इतनी बात आप सीखे, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आपने ये जानकारी ले ली, उसके बाद में मैं आपको एक बढ़िया सी बात और बता देता हूं। चलो ठीक है, ये हो गया अपना, ये हो गया। अब एक सुनना, ये इंपॉर्टेंट बात, यहां से पढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात ये सुन लेते हैं। एक प्रश्न और देखो, एक प्रश्न और देखो, ये बढ़िया सा प्रश्न देखो। अपन सारे प्रश्न करेंगे जो आए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट है। अलग से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस और करवाऊंगा। अभी एक एक एग्जांपल बहुत बढ़िया से करें जो आए हुए हैं, कॉन्सेप्ट बेस आए हुए हैं, जो डेफिनेशन से आए हुए सीधे। एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है तथा x सेंटीमीटर है। तो x का न्यूनतम तथा अधिकतम कैसा पूर्णांकीय मान आप बताना। आपको पूर्णांकीय मतलब जो पूर्णांक संख्याएं होती है, आपको इंटीजर्स नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर साथ में जीरो और नेचुरल नंबर के साथ साथ नेगेटिव, वो सारे के सारे इंटीजर नंबर होते हैं। तो अब क्या बताया गया? सर एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई दी हुई है, 6 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, एक अपन को पता नहीं है x सेंटीमीटर है। ठीक है, तो x का एक तो न्यूनतम पूर्णांक के मान बताना है और साथ ही साथ एक अधिकतम पूर्णांक के मान बताना है। लेकिन किसकी बात हो रही है? बात हो रही है त्रिभुज की 3 भुजाओं की। तो बच्चों मैं बता देता हूं, बढ़िया से करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो, एक तो दे रखी है 6 सेंटीमीटर, एक दे रखी है 10 सेंटीमीटर, एक भुजा की लंबाई है x सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि सर त्रिभुज का निर्माण तभी होगा जब जो एक भुजा है, एक भुजा की लंबाई छोटी होगी दोनों भुजाओं के योग से, तथा एक भुजा की लंबाई बड़ी होगी दोनों भुजाओं के अंतर से। तो अपन को x नहीं दिया हुआ है, तो x को यहां मान लो, x का मान छोटा होगा दोनों भुजाओं के योग से। ये अपन ने बढ़िया से देख रखा है, ये अपन ने बढ़िया से देख रखा है। और इसका अंतर, अब कोई बच्चा अंतर ऐसे ले लेगा 6 माइनस 10, तब तो आएगा -4, तब तो उसको मोड लगाना पड़ेगा, मापांक लगाना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा कि अंतर को अपन को पॉजिटिव ही रखना है, तो बड़ी में से छोटा कर लेते हैं। तो 10 माइनस 6 सेंटीमीटर, ये x से, तो देखो ये x से तो ये अंतर छोटा रहेगा और योग हमेशा बड़ा रहेगा। तो तीसरी भुजा ये है, वो x तीसरी भुजा ये है। ये बात किस किस विद्यार्थी को बढ़िया से चमक गई?
बढ़िया से चमक गई, क्योंकि ये बात चमकनी जरूरी है। क्यों? हमने सीखी है ये बात। ठीक है, तो मस्तिष्क को सोचने के लिए एकदम खुला छोड़ दो, बढ़िया से होले होले से कॉन्सेप्ट को बढ़िया से आपको चमकी जाएगी। तो बच्चों ये बात हमने त्रिभुज की जो स्ट्रक्चर है उसमें सीखी थी, हमने प्रश्न में आया तो हमने वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर दी। ये बात समझ में आ गई कि सर एक भुजा का जो मान है वो हमेशा योग से कम और अंतर से ज्यादा होगा। तो ये बात हमने यहां लगा दी। यस, चमक गई होगी आप ये बात। अब ये चमक गई तो आराम से यार सोल्व कर लेते हैं, कहां दिक्कत है। 10 में से 6 गए, 4 बचे, और सर 10 और 6 को जोड़ा तो 16 सेंटीमीटर आ रहा है। तो x के क्या क्या मान हो सकते हैं? 4 से बड़ा मान और 16 से कम, वो भी कैसे? पूर्णांक होने से, अदरवाइज तो भाई साहब अनंत नंबर आ जाएंगे, 4 पॉइंट कुछ कुछ। लेकिन अगले वाले ने पूर्णांक की बात की है, इंटीजर नंबर की बात की है, तो बच्चों यहां से x का मान आ जाएगा 4 से बड़ा एक पूर्णांक होता है 5, 6, 7, 8 आ जाएगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, क्या 16 आएगा? नहीं, 16 से छोटा होना चाहिए भाई साहब। यहां इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना? ठीक है, तो लेस देन इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है, इसलिए 16 नहीं आएगा। x के ये मान होंगे, 5 होगा, 6 होगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। अगले वाले ने प्रश्न में पूछा है एक तो निम्नतम मान, तो x का जो यहाँ पे पूर्णांक के मान दिख रहे हैं उसमें सबसे जो छोटा मान दिख रहा है, जो सबसे प्यारा मान है, वो x का मान एक तो है 5, ये तो आ जाएगा निम्नतम मान, और अधिकतम आपको सबको दिख रहा है x इक्वल्स टू 15। अब बताओ किस किस को बढ़िया से चमका? ये आपके उस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ये उस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, आया मजा, स्वाद आया बढ़िया से? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े तो लिख लो एक बार इसको फटाफट से, उसके बाद में आगे बढ़ते आ गया होगा, एकदम इजी सा सवाल है यार, समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद में आगे और बढ़िया बढ़िया बातें पढ़ते हैं अपन लोग ट्रायंगल्स की। अच्छा, और अगले वाले ने बढ़िया सी बातें पूछी है तो और सवाल कर लेते हैं, खूब करेंगे यार सवाल, यानी प्रैक्टिस खूब सारी। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं चमकेगी, कैसे चमकेगी? पहले भाई साहब कॉन्सेप्ट को बढ़िया से एकदम चमका दो, लगे हाथ उससे रिलेटेड सवाल कर लो, उसके बाद में चमक आ ही जाएगी। तो एक और सवाल देख लेते हैं, और बढ़िया सवाल है। एक, यदि किसी त्रिभुज की यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी है, 2 सेंटीमीटर है, एक है 3 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा एक पूर्ण संख्या है, बताया नहीं, अगले वाले ने बताया कि है तो एक पूर्ण संख्या है, तो त्रिभुजों की संभावित संख्या ज्ञात करो। अगले वाले ने कहा कि हम आपको है ना 2 भुजाएं दे रहे हैं, और जो एक तीसरी भुजा है वो एक पूर्ण संख्या है, समझ गए? होल नंबर, यानी 0 आ सकती है, 1 है, 2 है, 3 है, ये होते हैं होल नंबर। तो अगले वाले ने पूर्ण संख्या का है। तो अच्छा, पूर्ण संख्या है तो वो कितनी भी आ सकती है पूर्ण संख्या, वो तो कंडीशन के आधार पे बताएंगे। फिर अगले वाले ने पूछा है कि आपके पास में जैसे ये मान के चलो कि तीसरी भुजा x है, तो तीसरी भुजा का मान आ जाएगा, कितने आएंगे वो जैसे प्रश्न सोल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। इन तीनों भुजाओं से कितने सारे त्रिभुज बनेंगे, उन त्रिभुजों की संख्या अगले वालों ने प्रश्न में पूछी है। तो भाई साहब वो हमने त्रिभुज पूछा गया, एक ही कंडीशन है, त्रिभुज तभी बनेगा जो हमने बात सीख ली। तो इसको भी स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन में लिखो। स्टार्ट क्या करते हैं, एक भुजा दे रखी है 2 सेंटीमीटर, एक दे रखी है 2 सेंटीमीटर, एक है 3 सेंटीमीटर, तीसरी का पता नहीं है तो वही मान लेते हैं कि सर x सेंटीमीटर है। अब आपको पता ही है, जिसका पता नहीं है हाँ उसके बारे में हमें पता ही है कि सर ये जो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें इसके बारे में एक बात पता है कि सर ये जो x भुजा होगी ना, इसकी जो लंबाई होगी वो हमेशा कम रहेगी इन दोनों भुजाओं के योग से, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। और ये जो x है इसकी जो लंबाई है वो हमेशा बड़ी रहेगी उन दोनों भुजाओं के अंतर से, और अंतर सर धनात्मक होना चाहिए। तो सर 3 और 2 का अंतर आ गया 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। सर अब जाकर त्रिभुज बनेगा, अब जाकर त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज त्रिभुज नहीं बनेगा। 1 सेंटीमीटर से ज्यादा x का मान होना चाहिए, और सर जो x का मान है वो 5 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। ठीक है, और वो भी कैसा होना चाहिए, पूर्ण संख्या दे रखी है। तो सर x का जो मान है वो आ गया, x का मान एक आ गया 2 सेंटीमीटर, एक आ गया 3 सेंटीमीटर, एक आ गया 4 सेंटीमीटर। ऐसे करके सर x के 3 मान आ जाते हैं। तो बच्चों अगले वाले ने x के मान नहीं पूछे हैं, थोड़ा सा आगे पूछे कि बताओ कि
कि जैसे ही आपके पास में तीसरी भुजा आ जाएगी तो अब बताओ आप इन तीनों भुजाओं से मिलकर कितने सारे त्रिभुज है वो बना सकते हैं। तो हम बना सकते हैं सर एक भुजा अगले वाले ने दे रखी है दो, अगले वाले ने प्रश्न में पहले पहले दे रखा है, बढ़िया बढ़िया बात, एक तो दे रखी है 2 सेंटीमीटर, प्रश्न में दे रखा है एक दे रखा है 3 सेंटीमीटर, एक हमने x सेंटीमीटर माना। अब सुनना x x के मान लिख देते हैं, एक आ गया 2, एक आ गया 3, x का पहला मान आया 2 तो यहाँ 2, ठीक है। एक तो ये डब्बा बना लेते हैं सुंदर सा। अगले वाले ने दूसरी बात 2 सेंटीमीटर दे रखा है, 3 ये तो दे रखा है, x का एक मान आया 3 तो यहां लग देते हैं 3। तीसरा डब्बा ये बना लेते हैं और एक दे रखा है 2 सेंटीमीटर मान, एक दे रखा है 3 सेंटीमीटर मान, ठीक है मजा आ रहा है। x का एक मान आया 4 सेंटीमीटर। ऐसे करके बच्चों ये 3 अपन के पास है। देखो कितने त्रिभुज बनेंगे, बनेंगे 3 त्रिभुज। तो जो त्रिभुजों की जो संख्या है वो 3 होने वाली है। ऐसा प्रश्न आपसे एक को पक्का पूछा जाएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न आपको ऐसे करना है। अब मैं आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बता देता हूं शानदार सी, आपको इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। आपको मतलब प्रश्न आपने देखा और तुरंत आपके पास में आंसर आएगा, आपकी बस यही इच्छा है तो मैं फटाफट से करवा देता हूं। देखो हुआ क्या, एक्चुअली में 3 त्रिभुज यहाँ पे बने ना, तो वो जो ट्रिक है वो मैं बढ़िया से आपको बता देता हूं। जब भी ऐसा प्रश्न है तब आपको क्या करना है, संभावित देखो 2 भुजाएं आपको देगा है ना, 2 भुजाएं देगा, तीसरी आपको देगा नहीं, फिर बोलेगा कि संभावित त्रिभुजों की संख्या बताओ। तो आपको क्या करना है, लिख लो नोट लगा के, एक सुंदर सा ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक का क्या एक फॉर्मूला ये छोटा सा बढ़िया सा, तो वो याद कर लो। अब याद हो जाता है तो वो प्रश्न है, मतलब थोड़ा सा जब संख्याएं थोड़ी बड़ी दे दी जाएगी तो आप कैसे प्रश्न करोगे। इसका मतलब है कि मैं सारी बातें आपको इस क्लास में कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, जहां जहां ट्रिक बनता है वो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है ना, आपको हर एक चीज बताई जाएगी। तो बच्चों जो संभावित त्रिभुजों की संख्या है वो हमेशा होगी 2 गुणा जो भी आपको न्यूनतम पूर्णांक दिख रहा है, न्यूनतम पूर्णांक दिख रहा है 2 गुणा न्यूनतम पूर्णांक, इसको सरल करके आप लास्ट में -a कर देना, लास्ट में -a कर देना। अब ये न्यूनतम पूर्णांक क्या मैं बता देता हूं। आपने ना क्या आपने आपको 2 भुजाएं दी जाएगी, त्रिभुज में आपको 2 भुजाएं दी जाएगी, तीसरी आपको दी नहीं जाएगी, बोला जाएगा x का पहले मान ज्ञात करो और उसके बाद में संभावित त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। जो शुरुआत में आपको 2 भुजाओं की संख्या 2 भुजाओं के नंबर दिए जा रहे हैं, लंबाई दी जा रही है, उनमें से कौन सा न्यूनतम होगा उसका मान आप डायरेक्ट पुट कर देना। तो 2 गुणा न्यूनतम पूर्णांक और उसमें से आप -a कर देना तो संभावित त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। यस आपको ये चमक गया होगा, स्टार लगा के फटाफट से अभी के लिए अभी भी याद कर दो इसको, है ना, इससे एक प्रश्न आएगा। तो इससे रिलेटेड एक बढ़िया सा खूबसूरत सा प्रश्न करवा दो, ठीक है। तो प्रश्न कर लेते हैं। जैसे ये प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या है, एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये है कि एक त्रिभुज है जिसके एक भुजा की लंबाई दे रखी है 876 सेंटीमीटर, 876 सेंटीमीटर दे रखी है, तथा वो ये दूसरी भुजा की जो लंबाई है वो है 678 सेंटीमीटर, तथा जो तीसरी भुजा है वो एक पूर्ण संख्या यानी होल नंबर है, ठीक है। तो बताओ जो बनने वाले टोटल संभावित त्रिभुज होंगे उनकी आपको संख्या बतानी है। यानी सेम का सेम पीछे वाला ही प्रश्न है, उसमें जो भुजा की लंबाई है वो चेंज कर दी। और भाई साहब कितना भी चेंज करे ये प्रश्न अब आप आज के बाद में आपका बिल्कुल गलत नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट के साथ साथ में एक बढ़िया सा एक छोटा सा फॉर्मूला, एक छोटा सा ट्रिक भी सीख लिया, ठीक है। करें तो कैसे संभावित जो त्रिभुजों की संख्या होगी, अब हमारे जो छोटे छोटे साथी लोग हैं वो फटाफट से, जो सीईटी वाले बच्चे हैं, जो रीट वाले स्टूडेंट है, जो एलडीसी वाले हैं, उनके चेहरे पे अब एक अलग सी स्माइल आ गई कि सर अब बस अब कर देंगे, बस मजा आ गया। तो मजा आ गया होगा। संभावित जो त्रिभुजों की संख्या वो होगी 2 गुणा न्यूनतम पूर्णांक और उसमें से -1, 2 गुणा न्यूनतम पूर्णांक और उसमें से -1। तो सबसे पहले न्यूनतम पूर्णांक यानी जो 2 भुजाएं आपको दे रखी है इनमें न्यूनतम कौन सी संख्या है, 876 है या 678। तो ये तो बात सबको पता है, ये तो हमारे साथ वाले सबको पता है सर 678 है। यानी सबसे पहले 2 को 678 से गुणा करो और उसके बाद में -1 करो। तो कर देते हैं सर 8 दूनी 16, 1 7 दूनी 14 और 1 15, 1 6 दूनी 12 और 1 13, 1356 में से 1 गया, आंसर आया 1355, 1355। जिन जिन विद्यार्थियों का ये आंसर आ गया, यस चमक गया होगा, आया मजा, है ना। तो एक प्रश्न ये आएगा, यानी मैंने अब तक 2 प्रश्न ऐसे करवा दिए और दोनों में से एक प्रश्न जिन जिन के सिलेबस में ट्राइंगल है पक्का प्रश्न आएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न आ रहे हैं। तो बच्चों ये आपको समझ गया होगा बढ़िया से।
1355 इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार के सवाल अब गलत नहीं होंगे। आ रहा है मजा, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं लेकिन चीजों को कॉन्सेप्ट के साथ में चमकते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़े और करवाऊं? बढ़िया। तो इतने सारे सवाल हो गए। अब बढ़िया से एक बात और सीख लेते हैं। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये बहुत बढ़िया बात है, इसको और सीख लेते हैं। एक प्रश्न यहां से भी आने की पूरी पूरी संभावना है, एक क्वेश्चन यहां से भी आने की। और ये चीज एकदम बढ़िया से सबको पता है, बचपन में चीज सीखी हुई नहीं है तो अभी एनालिसिस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन में सीखी हुई चीजें हो सकता है आप भूल गए होंगे, लेकिन फिर से बचपन को उजागर करेंगे अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ। तो बढ़िया से आप मेरे साथ जुड़े रहना लगातार। देखो है क्या लिखा हुआ है कि जो कोण का जो मान है ना वो हमेशा समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब होता है इधर वाली चीज बढ़ेगी तो उसके सामने वाली चीज यदि समानुपाती है तो वो भी बढ़ेगी। इधर वाली चीज घटती है, सामने वाली चीज समानुपाती है तो उधर वाली चीज भी घटेगी। यानी जैसा प्रभाव इसके साथ वैसा का वैसा प्रभाव इस वाली चीज के साथ भी होता है। तो यानी कोण का मान जैसे जैसे बढ़ेगा तो सामने वाली चीज भी बढ़ेगी। सामने वाली क्या है सर? सामने वाली भुजा की लंबाई वो भी बढ़ेगी यदि कोण का मान बढ़ेगा। और यदि कोण का मान घटेगा तो जो कोण के सामने वाली भुजा है उसका मान भी हमेशा घटेगा। ये बात आपने बढ़िया से समझ ली होगी। नहीं समझे दोबारा बढ़िया से समझाता हूं, क्यों? समझो मेरी बात में। देखो बच्चों मान के चलो ये एक छोटा सा कोण है 10 डिग्री का। 10 डिग्री का आपने दो भुजाओं के बीच में आपने कोण बनाया तो जो इसके सामने वाली भुजा है, इस कोण के सामने वाली भुजा, ये जो भुजा है, अब भाई साहब इसकी लंबाई मान के चलो कुछ भी मान लो 2 सेंटीमीटर है। अब मान के चलो ये जो कोण है ना 10 सेंटीमीटर वाला कोण, मैं इसको बढ़ा रहा हूं तो ये कोण ऐसे तो बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा तो ये लाइंस ऐसे आ जाएगी, आगे आगे आएगी। कोण जैसे 10 से 20 सेंटीमीटर हुआ तो अब जो भुजा है वो अब ये बन रही है, ये पूरी की पूरी भुजा बन रही है। यस या नो? समझ में आ रहा है? ये पूरी की पूरी भुजा बन रही है। सर इस भुजा की जो लंबाई है वो पक्का से 2 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी। यानी जैसे जैसे आपने कोण को बढ़ाया, यानी 10 से 20 डिग्री हुआ, अब 10 और बढ़ा दिया तो 30 डिग्री हो गया। तो देखो सर अब यहां से लेकर यहां तक की लंबाई, जो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई थी उससे तो कहीं ज्यादा ही है। यस सर, मजा आ गया, चमक गया सर। ये बात है, ये तो हमने बचपन में सीख ली थी, छोटी सी बात है। यानी सर जैसे 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 कोण का मान, जैसे जैसे कोण का मान ज्यादा होगा, जैसे जैसे कोण का मान कुछ ज्यादा ही हो गया, कुछ ज्यादा ही हो गया अपने यहाँ पे। जैसे जैसे कोण का मान ऐसे देखो पहले कम था, जैसे जैसे ज्यादा ओपन होगा ऐसे खुलेगा खुलेगा ऐसे खुलेगा। तो देखते जाना, देखो भुजा की लंबाई जैसे जैसे कोण का मान ज्यादा बड़ा होगा तो ऐसे मान के चलो इसके सामने वाली यानी कोण के जो सामने हमेशा भुजा बन रही है उसका मान भी बढ़ेगा। तो क्या सर कोण का मान कम होगा तो भुजा का मान घटेगा क्या? जरूर। और जैसे जैसे भुजा की लंबाई बढ़ेगी तो इसका मतलब कोण का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, इतनी सी बात थी जो आपके स्क्रीन पे लिखी हुई थी। ठीक है, दोबारा इसको देख लो बढ़िया से, स्क्रीन पे दिख रही है ना? ये लो, ये लो, दिखा नहीं स्क्रीन पे दिख रही है? हाँ जी, ठीक है। तो कोण का मान बढ़ेगा, सामने वाले भुजा की लंबाई भी बढ़ेगी। इसका मतलब त्रिभुज में सर हमें मजा आ गया। क्यों? त्रिभुज में भी 3 कोण बन रहे हैं। तो हम सवाल जवाब कर लेते हैं। आपसे जो पूछे गए सवाल है वो अपन फटाफट से कर लेते हैं। तो जैसे मान के चलो, जैसे मान के चलो ये देखो, जैसे आपके पास में ये एक एबीसी त्रिभुज है। अच्छा बचपन वाली चीज याद आ गई। जैसे एबीसी त्रिभुज को आपने देखा, यहाँ पे एक सुंदर सा 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो आपको बचपन इसलिए याद आ गया क्योंकि इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ये बात आपको पता है। तो ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बना हुआ है। आराम से सुनना रे, धीरे धीरे बातें सुनना, बढ़िया सी बात बताने वाला हूं। अब आपको पता है कि सर यहां कोण बनेगा और एक कोण यहां बनेगा। एक तो बी के पास में बनेगा और एक सी वर्टेक्स सी शीर्ष पे बनने वाला कोण होगा। लेकिन सर एक बात हमें पता है, जो एक कोण होगा साथ में जो बी कोण होगा और जो साथ में सी कोण होगा, बताओ? यस सर, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। लेकिन पहले से सर ए जो कोण है वो हमें दे रखा है 90 डिग्री है। यानी बी कोण और सी कोण, इन दोनों कोणों का जो योग है वो 90 से ज्यादा नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा 90 होगा और दोनों कोणों का योग होगा ही 90। क्यों? क्योंकि सर एक कोण का जो मान है वो पहले से 90 दे रखे है, तो अगले वाले दो कोणों का जो योग है वो 90 होगा, तभी तो 90 + 90 180 डिग्री बनेगा। ठीक है सर, ये बात बढ़िया से समझ में आ गई।
तो आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा बी जो कोण है उसका मान 1 डिग्री से 89 तक हो सकता है, और इसका इधर कम से कम 1 हो सकता है, या फिर दोनों का योग 90 डिग्री होगा। आपने इतनी बात समझ ली। यानी सर कभी भी जो एंगल बी है इस समकोण त्रिभुज में वो 90 डिग्री नहीं हो सकता, एक बात यस। और सर जो एंगल सी है, एंगल सी कभी भी 90 डिग्री नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब आपने एक कोण को 90 डिग्री कर दिया तो ये 90 हो जाएगा, तो दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये बात सत्य है। समकोण त्रिभुज में यदि एक कोण का मान 90 डिग्री है तो बाकी दोनों में से किसी भी एक कोण का मान 90 डिग्री नहीं हो सकता। कहने क्या चाह रहे हो सर? सीधा सीधा मतलब ये है कि भाई साहब समकोण त्रिभुज में यदि कोई कोण बने तो सबसे ज्यादा बड़ा कोण ही एक कोण है। यहाँ पे कौन सा कोण है? एक कोण। यस सर, ये बात तो एकदम सीधी है और हमें बढ़िया से एकदम चमक गई है। यदि सबसे ज्यादा ही बड़ा कोण एक कोण है तो इसके सामने जो भुजा होगी, यस सर, सबसे बड़ी भुजा वही होगी। सर सबसे बड़ी भुजा वही होगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कोण का मान बढ़ेगा सामने वाले भुजा की लंबाई भी वैसे ही बढ़ेगी, सबसे बड़ी होगी। जब एक कोण ही सबसे बड़ा है तो इसके सामने जो भुजा होगी वो हमेशा बड़ी होगी। यानी समकोण त्रिभुज में यदि एक कोण सबसे बड़ा है तो इसके सामने जो भुजा होगी वो हमेशा बड़ी होगी। यानी बीसी भुजा की लंबाई हमेशा बड़ी होगी, हमेशा क्या होगी? बड़ी होने वाली है। बीसी भुजा की जो लंबाई है वो हमेशा बड़ी होने वाली है। ये बात आपको समझ में आ गई? यानी बीसी भुजा की लंबाई सर एबी से भी बड़ी होगी, और सर बीसी भुजा की लंबाई एसी से भी बड़ी होगी। ये जो फैक्ट है ये चमक जाना चाहिए। अब आपको ये जो फैक्ट मैंने बताया है ये आपको बढ़िया से चमक जाना चाहिए, क्योंकि बीसी भुजा सबसे बड़ी भुजा है तो इसकी जो लंबाई है वो दोनों ही भुजाओं से बड़ी होगी। ये छोटे छोटे प्रश्न है, हड़के हड़के प्रश्न है, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनके लिए कुछ नहीं है, छोटे छोटे हैं। लेकिन जो विद्यार्थी शुरुआत कर रहे हैं, एकदम नए हैं, और जिन्होंने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ रखा है उनका रिवीजन, और जिन्होंने कभी थोड़े काफी दिन पहले पढ़ा था उनके लिए चमकदार चीजें और बढ़िया बढ़िया बातें। ये बात समझ गए? तो मुझे इस प्रश्न में बताओ, अब ये जो ए बी सी आपके साथ एक ट्राइंगल दे रखा है, एक बढ़िया सी इंफॉर्मेशन इसमें, एक कोण का मान दे रखा है भाई साहब 58 डिग्री, एंगल बी का मान दे रखा है 76 यानी 76 डिग्री, एंगल सी का मान दे रखा है 46 यानी 46 डिग्री। तो इनकी ये जो इनके आमने सामने भुजाएं हैं इनके बढ़ते हुए क्रम में लिखो, एक प्रश्न घटते हुए क्रम में लिखो, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो सीधा सीधा सर आपने कॉन्सेप्ट सिखाया, जो कोण सबसे बड़ा होगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा बड़ी होगी। सबसे बड़ा कोण दिख रहा है 76 डिग्री, इसके सामने भुजा है एसी, एसी सबसे बड़ी होगी। उसके बाद में इन दोनों में से कौन बड़ा है? इन दोनों में से सर उसके बाद में 58 डिग्री, 58 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी वो उससे छोटी होगी, तो जो बीसी है वो एसी से छोटी होगी, और जो सबसे कम होगी वो सबसे छोटे कोण के सामने होगी, तो 46 डिग्री के सामने है एबी। तो बच्चों ये क्रम हो जाएगा लंबाइयों का, सबसे बड़ी भुजा एसी, उसके बाद में बीसी, उसके बाद में एबी। ये बात किस किस विद्यार्थी को अच्छे से समझ गई? यस, दोबारा से बताना है क्या? क्योंकि देखो आपको पता है सबसे बड़ा कोण उसके सामने सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ा कोण 76 डिग्री, उसके सामने जो सबसे बड़ी भुजा है वो एसी, तो एसी आ गई। उसके बाद में धीरे धीरे अब कमी होगी, क्योंकि उसके बाद में कम कोण आएगा, तो 58 डिग्री आ रहा है, यानी 58 डिग्री के सामने वाली भुजा है बीसी, वो अब आ जाएगी बीसी। ठीक है, उसकी लंबाई एसी से तो कमी होगी, और उसके बाद में बीसी से जो कम लंबाई का होगा वो सबसे छोटा कोण है 46 डिग्री यानी एबी। तो इसका मतलब ये आ गया, यानी जैसे जैसे कोण का मान बढ़ेगा सामने वाली भुजा की लंबाई भी बढ़ेगी, जैसे जैसे कोण का मान कम होगा सामने वाली भुजा की लंबाई भी कम होगी। इस कॉन्सेप्ट पर ये सवाल हमने किया, और ये बच्चों सवाल ऐसे मैं खूब सारी और प्रैक्टिस कराऊंगा, वो अलग से कराऊंगा, एक सुंदर से एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने बता दिया, क्योंकि एक आधा सवाल इससे रिलेटेड भी जरूर आता है। अब तक हमने 3 बातें सीखी है। त्रिभुज की संरचना में कौन सी बात इंपॉर्टेंट है? वो योग वाली बात और माइनस वाली बात, दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का योग वाली बात। उसके बाद में हमने क्या सीखा? उसके बाद में हमने सीखा संभावित त्रिभुजों की संख्या 2 गुणा न्यूनतम पूर्णांक, और उसके बाद में -1, और उसके बाद में कोण का भुजा की लंबाई के साथ क्या संबंध होता है। छोटे छोटे बातें हैं, सवाल फोड़ने के लिए बढ़िया से ये काम में आने वाली बातें। उसके बाद में आगे क्या है? उसके बाद में आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, एंगल नहीं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के प्रकार आ जाते हैं। अब त्रिभुज के प्रकार बढ़िया से पढ़ लेते हैं, लगे त्रिभुज के प्रकार पढ़ लेते हैं। आपको पता है कि सर एक तो होती है त्रिभुज में भुजा
और साथ ही साथ होते हैं उसमें कोण। तीन भुजाएं, तीन कोण, त्रिभुज। त्रि का मतलब त्रिभुज यानी भुजा, तीन भुजा, ठीक है। तो ये बात है। तो भाई साहब कितनी भुजाएं होती है? तीन भुजाएं होती है। तो बच्चों भुजा के आधार पर जो त्रिभुज के प्रकार हैं वो भी तीन ही प्रकार के होते हैं। प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा, बात छोटी है लेकिन मजेदार बातें हैं। त्रिभुज के जो प्रकार है, कितनी भुजाएं? तीन भुजाएं। तीन भुजाएं तो तीन ही प्रकार होते हैं। साथ साथ मेरे में लिखो क्या हो सकता है। सोचने के लिए, मस्तिष्क को सोचने के लिए मजबूर कर दो, खुला छोड़ दो, बढ़िया से सोचो। सर हमने सोचा, आपने तीन भुजाएं दिए, तो ऐसा हो सकता है ना सर, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो सकती है। अलग अलग हो सकती है ना तीनों भुजाओं की लंबाई? हाँ सर। और सर एक ऐसा भी हो सकता है सर, तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो जाए, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तब भी त्रिभुज बनेगा। हाँ, क्योंकि हमने ऐसा सवाल कर लिया। सर ऐसा भी तो हो सकता है केवल और केवल दो भुजाएं बराबर हो, तीसरी उनसे एकदम डिफरेंस हो। तो बच्चों ऐसे जो केस बनते हैं, उन्हीं केस के आधार पर त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार से बांटा गया। पहले आपके मस्तिष्क में जो ख्याल आया बढ़िया सा, वो ये आया तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो सकती है। तो बच्चों प्यार से हम लोग उसको अलग अलग को बोलेंगे विषम बाहु, यानी उसकी भुजा विषम बाहु त्रिभुज। यानी सर एक ऐसा त्रिभुज जिसकी जो बाहु यानी भुजाएं हैं वो है विषम यानी अलग अलग है। यानी अलग अलग का मतलब है एक ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ये बात आपने बढ़िया से सीख ली। उसके बाद में आपने कहा था कि सर ऐसा हो सकता है तीनों भुजाओं की लंबाई इस बार बराबर हो। तो हो सकता है तीनों भुजाओं यानी सम समान हो, बाहु यानी भुजा समबाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यस सर, जब तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है तो सर कोण के साथ साथ लंबाई बढ़ेगी घटेगी? जब तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है तो सर बेसिक सी बात है, सोचो, मस्तिष्क को बढ़िया से सोचने दो। क्या विचार है? विचार ये है जब तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है तो पक्का से सर तीनों कोण भी बराबर होंगे। यानी सर समबाहु त्रिभुज की सबसे खूबसूरत बात अपन हमें ये सीखने को मिली कि सर इसका मतलब ये भी हुआ सभी कोण भी बराबर होंगे। सभी कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि सर हमने कॉन्सेप्ट पहले सीख ली है कोण के रेस्पेक्ट में। जैसे ये त्रिभुज है भाई साहब, ये समबाहु त्रिभुज है ए बी सी। यहां भी जैसे 3 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई भी 3 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई भी 3 सेंटीमीटर है। अब मान के चलो ये जो कोण है इसके सामने वाली भुजा की लंबाई के अकॉर्डिंग होगा, तो 3 सेंटीमीटर मान के चलो यहां थीटा किया, तो ये जो कोण है वो भी सामने वाली भुजा की लंबाई के अकॉर्डिंग घटेगा बढ़ेगा। लेकिन सामने वाली भुजा की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये कोण भी थीटा होगा। तो इसका मतलब सर एंगल सी भी थीटा होगा, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर है। मतलब समबाहु त्रिभुज में भुजा बराबर होने के साथ साथ में कोण भी बराबर होते हैं। जब तीनों कोण बराबर हो गए, तीनों कोणों का योग थीटा प्लस थीटा यानी 3 थीटा का योग 180 डिग्री, यानी थीटा का मान आ गया 60 डिग्री। एक बात और चमकने को मिल गई है कि सर समबाहु त्रिभुज में जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है, वो सारी की सारी भुजाएं होती हैं वो बराबर होती है। ठीक है, इसका मतलब सर मस्तिष्क अब सोचने के लिए तैयार हो चुका है, और हमारा मस्तिष्क अब ये बोल रहे हैं कि सर जो विषम बाहु त्रिभुज है इसमें यदि भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, इसका मतलब सर कोण का मान भी अलग अलग होगा। ये बात किस किस विद्यार्थी को चमक गई है? कोण का मान भी अलग अलग हो। क्यों? जैसे भुजा की लंबाई सामने वाली भुजा की लंबाई घटेगी या बढ़ेगी, कोण का मान उसके अकॉर्डिंग ही होगा। यस, मजा आ रहा है? यस, तो मजा आ रहा है तो ऐसे ही क्लास का स्वाद लेते रहो। आ रहा है मजा? अगले वाला जो प्रकार है वो क्या जाएगा? अगले वाला जो प्रकार है वो हो जाएगा सर दो भुजाएं तो बराबर हो सकते हैं ना, तीसरी भुजाएं क्या पता बराबर हो या नहीं हो, उसको दो भुजाएं तो सम, यानी सर दो ही है तो सम कितनी भुजाएं? दो। द्वि सम द्वि भाव त्रिभुज, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसमें भुजाएं केवल और केवल दो ही भुजाएं बराबर हो, सम यानी समान, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें भुजाओं की लंबाई, दो भुजाओं की लंबाई बराबर तथा तीसरी भुजाएं की लंबाई अलग हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी सर यदि इसमें दो भुजाओं की लंबाई बराबर है
तो बेसिक सी बात है सर, दो कोण भी बराबर होंगे, यस या नो, बराबर होंगे। ये बात भी आपको समझ गई होगी, आपको बढ़िया से समझ में आ गई होगी। क्यों? क्योंकि सर हमने चीज कॉन्सेप्ट को डेफिनेशन के साथ में रिलेट कर रहे हैं। तो बच्चों ये थे कोण के, त्रिभुज के जो प्रकार, किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर हमने 3 भागों में त्रिभुज को बांटा, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। इतनी बात समझ में आ गई। साथ ही साथ हमने इनका जो कोण थे, कोण को भी हमने डिस्कस कर लिया, और डायग्राम भी बना सकते हैं, डायग्राम भी बना सकते हैं किसका? समद्विबाहु त्रिभुज का, यानी दो भुजाएं बराबर हो, यानी सर ये और ये भुजा बराबर है, तो इस ये कोण और ये कोण, क्योंकि इस कोण के सामने भुजा ये है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, और इसको एक अलग से कोण x डिग्री मान लो, तो ए बी सी यानी 2 थीटा प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। इसमें ये वाली कॉन्सेप्ट लगने वाली है, ये है समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। थोड़ा सा स्पीड से इसलिए चले क्योंकि छोटी छोटी चीजें थी, आपको समझ में आ गई। तो सर अब हमारे जो विचार आ रहा है मस्तिष्क में, अब ये आ रहा है कि सर कोण भी तो 3 ही है, तो कोण के आधार पे भी जो त्रिभुज है वो 3 ही प्रकार के होंगे। हाँ जी, कोण के आधार पे भी त्रिभुज है वो 3 ही प्रकार के होंगे। तो इधर इधर लिख लेते हैं इनको, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो कोण के आधार पे भी त्रिभुज कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे। तो देखो बता अभी आ जाओ, ठीक है। कोण के आधार पे भी त्रिभुज 3 प्रकार के होंगे। पहला प्रकार लिख लो, न्यून कोण त्रिभुज। लिखो न्यून कोण त्रिभुज। अब सुनना, न्यून कोण की आपको परिभाषा लाइंस एंड एंगल में बढ़िया से सिखा दी थी। तो न्यून कोण त्रिभुज, सर नाम से पता चल रहा न्यून कोण आ गया। सर न्यून कोण किसे कहते हैं? एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो। 0 और 90 डिग्री के बीच में यदि कोई कोण है, प्यार से अपन लोग उसको न्यून कोण के नाम से जानते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर इन्हीं कोणों को जो त्रिभुज के अंतः कोण बन रहे हैं उनसे संबंधित कर दो, उनसे रिलेट कर दो। यानी सर इसकी परिभाषा यह आ जाएगी, सर एक ऐसा सुंदर सा त्रिभुज जिसके अंदर बने हुए तीनों कोण, यानी सारे के सारे कोण कैसे हो? न्यून कोण हो। यानी सर यदि एक कोण ये बना हुआ है, एक कोण ये बना हुआ है, एक कोण ये बना, ये कोण भी जीरो से ये देखो कोण का साइन लगा हुआ है, 90 डिग्री के बीच होना चाहिए। ये कोण भी 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। और सर ये कोण भी 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। बीच में यदि सारे के सारे कोण यानी तीनों ही कोण न्यून कोण है, अलग अलग से होंगे। ये कोण अलग से न्यून कोण होगा, ये अलग से न्यून कोण होगा, ये अलग से न्यून कोण होगा। तीनों के तीनों कोण न्यून कोण है, अपन लोग उसको न्यून कोण त्रिभुज बोल देंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई। सुंदर सा एक एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने थोड़ी सी देर एक पहला बढ़िया सा एक सुंदर सा एग्जांपल लिया था। ये आपको एक सवाल बताया था, देखो ये रहा 50, 45 और 76, यानी 58, 46, 76, 58, 46, 77। इससे समझ लो 58, देखो ये जो कोण बना हुआ है वो 58 डिग्री का है, यानी 90 डिग्री से कम है। 0 से 90 डिग्री के बीच आ रहा है। इसका मान भी 0 से 90 डिग्री के बीच आ रहा है, इसका मान भी 0 से 90 डिग्री के बीच आ रहा है। लेकिन ध्यान रखना तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। देख लेते हैं, 8, 6, 14, 6, 20, 0 आ गया, 2 आ गया, और यहाँ आ गया 6, 6, 12, 1, 13, 13 और 5, 18, 180 डिग्री आ रहा है। तो ये बात आपको बढ़िया से तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होना जरूरी है, क्योंकि वो तो उसके डेफिनेशन में आता ही आता है। ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज की डेफिनेशन आपने बढ़िया से देख ली। अब जो आगे जो डेफिनेशन आ रही है वो है, ये थी न्यून कोण की, यानी सर यहाँ पे था 58 डिग्री, यहाँ पे था 46 डिग्री, और यहाँ पे था 76 डिग्री। यहाँ पे था 76 नहीं था, 78 ही था फिर तो, है ना। 58, 46, 58, 46, 76, 58, 46, 76। ठीक है, 6, 6, 12, 8, 20 सही है, 180 डिग्री आ रहा है। तो बच्चों ये जो कोण है ए बी सी, ये जो त्रिभुज है वो न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। ये बात बढ़िया से समझ में आ गई। अगला जो टाइप है वो है अधिक कोण त्रिभुज। इसको बढ़िया से समझना रे, गच्चे गलत हो जाएंगे। अधिक कोण त्रिभुज, इसका मतलब मस्तिष्क काम तो कर रहा है क्या आपका ठीक से? ऐसी डेफिनेशन तो आपके मन में विचार तो नहीं आ रही ना कि सर एक ऐसा त्रिभुज जिसमें बनने वाला प्रत्येक कोण अधिक कोण हो।
ऐसा ख्याल आ रहा है तो याद करो, ऐसा ख्याल आ रहा है तो बच्चों गलत हो जाएगी डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि सर अधिक कोण का मतलब सबसे पहले जाने कि एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में, वो तो अधिक कोण। जब भाई साहब अधिक कोण का मतलब भाई यदि 90 और 180 के बीच में, यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री से ज्यादा, तो 90 डिग्री से ज्यादा कोई कोण है, फिर एक कोण और है 90 डिग्री से ज्यादा, फिर एक कोण और है, तो तीनों का योग 180 डिग्री से ज्यादा चला जाएगा। इसका मतलब भाई साहब एटलीस्ट एक ही कोण होना चाहिए अधिक कोण। यानी अधिक कोण त्रिभुज की परिभाषा में सर हम गलती नहीं करेंगे, जल्दीबाजी में हड़बड़ाहट में ऐसी डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण ही अधिक कोण हो, ये डेफिनेशन तो गलत हो जाएगी भाई साहब। तो ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ एक कोण अधिक कोण होगा, एक कोण अधिक कोण होगा, ये आपको अच्छे से याद करना है। एक कोण अधिक कोण होगा, क्यों? दो कोण अधिक कोण हो गए तो योग सिर्फ दो कोणों का 180 डिग्री से ज्यादा चला जाएगा, तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, एक कोण अधिक कोण होगा तो आप मान के चल सकते हो ऐसा कोई कोण। देखो ये है ना 90 डिग्री से ज्यादा है, ये कितना है 90 डिग्री से ज्यादा, मान के चलो मैं 120 ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री का और ये भी आ जाएगा 30 का। हो गया ना, तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री हो रहा है, 30 30 60 120 180 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो एक कोण ही होगा सिर्फ 120 डिग्री का। तो जब भी आपको कोण देखकर एक त्रिभुज के बारे में ये पूछा जाए कि अधिक कोण होगा कि नहीं होगा, तो आपको बढ़िया से बताना है सर एक कोण 30 डिग्री, एक कोण 30 डिग्री, एक कोण 120 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए तो अधिक कोण बनेगा। बढ़िया सा एक सवाल करवा देता हूं, एक सुंदर सा क्वेश्चन करवा देता हूं, आप लिखो। एक सुंदर सा प्रश्न करवा देता हूं, आप लिखो, बढ़िया से एक सवाल लिखो। एक त्रिभुज के तीन कोणों का अनुपात 1 3 5 है। लिखो, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दे रखा है 1 अनुपात 3 अनुपात 5 है। तो बताओ वह त्रिभुज कौन सा होगा? वह त्रिभुज कौन सा होगा? मतलब अधिक कोण होगा कि न्यून कोण होगा कि समकोण होगा, विसंभव त्रिभुज होगा, कैसा होगा वो बताना है। ठीक है, तो एक त्रिभुज के तीन कोणों का अनुपात दे रखा है अपन को, कोण दे दिए, तो जैसे कोण के रिलेटेड में इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो हम आराम से बता देंगे कि सर ये न्यून कोण त्रिभुज है या अधिक कोण त्रिभुज है या समकोण है। न्यून कोण की परिभाषा देख ही ली, अधिक कोण में हमने अभी भी परिभाषा देखी, और समकोण में एक कोण 90 डिग्री का होगा तो वो बच्चों त्रिभुज है, वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। यानी या तो बचपन से आपने बढ़िया सीख लिया, अभी भी आपने डेफिनेशन सीख ली। सवाल को करते हैं, बढ़िया सवाल है, प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, रीट में आया हुआ है और साथ ही साथ सीटी में भी आया हुआ प्रश्न है, तो आराम से कर लेते हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जो अनुपात है वो 1 अनुपात 3 अनुपात 5। अच्छा, अनुपात क्या होता है देखो मैं बताऊं आराम से। जैसे कोई ऐसे बोलते कि 12 में भाई साहब 6 का भाग देना है, तो 6 एकम 6 6 दूनी 12, इसको ऐसे लिख देते ना 1/2, या फिर आगे से कटता जाता है, सीधी सी बात है। अब बताइए कि देखो अनुपात ये, जैसे 1/2 को मैं छुपा लूं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो 1/2 को मैं छुपा लूं ना, तो आप इस 1/2 को देखो क्या क्या लिख सकते हो। 1/2 को दो ऊपर नीचे से, यानी अंश और हर में मैं 2 से मल्टीपल 2/4, फिर मैं 2 से और मल्टीपल कर दूं तो 4/8, उसके बाद में और कर दूं मैं तो भाई साहब 8/16, उसके बाद में और कर दूं 16/32, यानी ऐसे करके आप सारे के सारे बराबर ही है अनुपात ही भाग दिया जा रहा है, उसी को तो अनुपात बोल रहे हैं। 1/2, 2/4, 4/8, 8/16, 16/32, ऐसे करके। अब पता ही नहीं चल रहा है कि यहां तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि सर बार बार आप अंश और हर से 2 से मल्टीपल कर रहे हो, लेकिन क्या पता कि अगले वाले ने कौन सी संख्या से मल्टीपल किया, तो मान के चलो कि वो संख्या x थी, पता ही नहीं चला ना, तो वो संख्या x थी, तो मान के चलो कि वो संख्या x थी। तो बच्चों इनका अनुपात ऐसे कर ले गया x, तो फिर हो गया उसके बाद में अनुपात हो गया 3x, उसके बाद में हो गया 5x, यानी एक कोण हो गया x, दूसरा कोण है 3x, एक है 5x, सबको x से मल्टीपल कर दिया। देखना x/3x है
तो अनुपात 1:3 ही तो आ रहा है, 1:3 ही दिया हुआ है। 3x बटा 5x हो जाए, कोई भी संख्या हो सकती है, यहाँ पे 2 है, 4 है, 5 है, 8 है, 7 है, कुछ भी हो सकता है। तो अनुपात तो 3:5 आ रहा है, तो सारे अनुपात वही आ रहे हैं, तो हमने x से मल्टीपल कर दिया। एक कोण आ गया पहला x, दूसरा कोण आ गया 3x, तीसरा कोण आ गया 5x। सर मजा आ गया, हमें तो पता है ना तीनों कोणों का योग हैशटैग 55। तो x प्लस 3x प्लस 5x बराबर हैशटैग 55, 180 डिग्री, 180 डिग्री सर आ गया। तो 4 1 5 इतने 9x बराबर आ गया 180 डिग्री, यानी x का मान आ गया 20 डिग्री। x का मान आया 20 डिग्री। इसका मतलब बच्चों जो पहला कोण है वो तो x के बराबर ही है, यानी सर एंगल A है वो तो हो जाएगा 20 डिग्री। दूसरा जो कोण है आपने कहा था कि सर वो 3x है, यानी वो हो जाएगा 60 डिग्री। सर तीसरा जो कोण है आपने कहा वो 5x है, तो वो हो जाएगा 100 डिग्री। यानी एक त्रिभुज में आपके पास एक कोण 20 डिग्री का है, एक कोण आपके पास 60 डिग्री का है, एक कोण आपके पास में 100 डिग्री का है। तो बताओ बच्चों वो कैसा त्रिभुज होगा? सर एक कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा आ गया और वो यहाँ पे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब सर जो बनने वाला त्रिभुज है वो होगा अधिक कोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज होगा? अधिक कोण त्रिभुज। यस, मजा आया, बढ़िया से मजा आया। उसके बाद में बच्चों मैं बता देता हूं, जो लास्ट डेफिनेशन है वो है समकोण त्रिभुज। ये एक लास्ट डेफिनेशन इस क्लास की, और एक बढ़िया सा सवाल। तो एक डेफिनेशन और बची है समकोण त्रिभुज, यानी सर एक ऐसा त्रिभुज जिसमें केवल एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है, तो वो कोण, वो त्रिभुज कहलाता है समकोण त्रिभुज। तो ऐसे बनेगा हर बार, ऐसे कहीं ना कहीं तो एक समकोण आपको दिखाना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं तो आपको एक समकोण यहाँ ऐसे दिखाना पड़ेगा। यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। एक कोण यदि कहीं पे भी आपको 90 डिग्री का दिखाई दे और यदि वो त्रिभुज है, तो बच्चों उसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। उसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज, यानी एबीसी पी क्यू आर और आर एम एन, तीनों के तीनों जो त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, आपको पता है। और समकोण त्रिभुज में आपको पता भी है कि सर एक सबसे बड़ा जो कोण है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो सबसे बड़ी भुजा, और उसको अपन लोग कर्ण के नाम से जानते हैं। और जो बाकी जो बच गई उनमें से एक हमेशा होगी आधार, एक होगी उसमें से क्या होगी, लंब, एक होगी लंब। और जब अपन लोग ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन यानी त्रिकोणीय मिति अनुपात पढ़ेंगे तो मैं बढ़िया से बताऊंगा कि कौन सी भुजा आधार होगी, कौन सी लंब होगी। अभी के लिए इतना समझ लो कि सर समकोण त्रिभुज एक सबसे सुंदर त्रिभुज है, सबसे सुंदर त्रिभुज है। तो तीनों भुजाओं के सुंदर के अलग अलग नाम होते हैं, आपको पता ही है। यदि कोई अपने घर में भी सबसे ज्यादा सुंदर होता है, गोरा होता है, सबसे ज्यादा गोरा होता है, तो उसका नाम भाई साहब दौड़ियो कुन की, आप थन बेरो को नाम के की। तो एक बढ़िया सी चीज को नाम, यानी सुंदर चीज का नाम बहुत ज्यादा है करी। समकोण त्रिभुज में तीन अलग अलग भुजाएं हैं, सबसे सुंदर त्रिभुज है, तीनों अलग अलग भुजाओं के अलग अलग नाम है। एक है कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा है, एक है आधार, एक है लंब, एक है लंब। यानी अभी आपको थोड़ी सी देर के लिए एक छोटा सा जो संबंध है तीनों भुजाओं में वो याद कर लेना चाहिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर हमेशा होता है आधार के स्क्वायर, साथ ही साथ और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर। यानी सर कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण भुजा का जो स्क्वायर है वो हमेशा आधार भुजा के स्क्वायर और लंब भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। प्यार से हम लोग इसको पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये बात तो इंपॉर्टेंट है ही है। आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं, वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आप इसके बारे में लिखो, उसके बारे में लिखो, लेकिन जो काम की चीज है वो मैं बताता हूं। 1 मिनट आप वेट करो, पानी पी लेता हूं। ठीक है, अच्छा ये जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं ना, वो आपको दो तीन चीजें बात आपको याद कर लेनी चाहिए। जैसे यदि बच्चों आपको पता है
यदि कर्ण भुजा का मान है ना, देखो देखो समकोण त्रिभुज कैसे कैसे बनेगा। समकोण त्रिभुज ऐसे बनेगा, यदि आधार का मान 3 सेंटीमीटर है, लंब का मान 4 सेंटीमीटर है, तो आप है ना कर्ण भुजा का दोनों का योग करके स्क्वायर करके तो कितना जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर आ जाएगा कर्ण स्क्वायर, आ जाएगा कर्ण स्क्वायर 9 और 16 25 बराबर आ जाएगा कर्ण स्क्वायर, और कर्ण का मान आ जाएगा 25 का अंडर रूट। तो 25 का रूट होता है वो होता है 5 सेंटीमीटर, यानी एक आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऐसे आपको एक ट्रिपलेट याद करने होते हैं, तो मैं आपको 4 ही ट्रिपलेट याद करने के लिए बोलूंगा। क्यों? जब अपन लोग क्षेत्रफल पढ़ेंगे, जब अपन लोग आयतन पढ़ेंगे, तो वहां अपन लोग कमाल से, यानी ये चीज आपको थोड़ी सी याद हो जाएगी, तो सवाल एकदम जल्दी बना पाएंगे, फटाफट से कर लेंगे एकदम, और कॉन्सेप्ट बेस पे कर लेंगे। तो आपको ये चीज याद करनी है, तो मैं बता देता हूं। एक तो देखो ऐसे याद करो ट्रिपलेट में, एक तो करो 3 का 4 का और 5, यानी इन दो भुजाओं का स्क्वायर इसके बराबर होता है, तो 3 4 5 ऐसे याद करो, ठीक है। एक अच्छा ऐसे याद करो, जैसे 3 है ना, पहली वाली लाइन में है ना 1 से 10 तक, 1 से 10 वाली लाइन तक 3 पहले आ रहा है ना, तो अगले वाला जो नंबर है वो 1 से 10 के वाली लाइन में आएगा, तो 4 और 5 ऐसे आ रहा है। उसके बाद में जैसे 5 किया आपने, 3 4 5, 5 से स्टार्ट किया, तो जो अब जो नंबर आएंगे दो, वो 11 से 20 के बीच में आएंगे। वो किन के बीच में आएंगे? 11 से 20 के बीच में आएंगे। तो 5 12 और 13, उसके बाद में 3 5, अब याद करो 7 वाला, तो 7 वाला जो नंबर है वो आएगा 21 से, जैसे 11 से 20 के बीच में आ गया ना, वो आएगा 21 से 30 के बीच में। तो याद करो 7, और उसके बाद में एक, अच्छा एक आएगा 4 वाला, आप याद करो 9, तो 9 वाला आ जाएगा 40 और 41, 40 और 41। 7 वाला बताओ मेरे को फटाफट से, 23 और 24 से आएगा ना, 23 और 24 से, तो ये करो 23 और 24। इतनी बात आपको समझ में आ गई? यस, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये आपको करना है 3 4 5, 5 12 13। अच्छा ये थोड़ा सा गलत हो गया, 23 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 24 और 25, 24 और 25, तो 7 24 और 25 ये आपको करना है। ये 21 से 30 वाली लाइन में ये आ जाएगा आपके बाद में 40 से 50 वाली लाइन में। तो ये 4 चीज आपको याद करनी है, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 9 40 41। आपको अभी के लिए थोड़ा सा ऐसे लग रहा होगा सर क्यों याद करवा रहे हो, जब मैं सवाल करवाऊंगा ना कहां से आपको याद कर लेना, मैं उस टाइम आपको याद दिलाऊंगा कि अपन लोग क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, आयत का पढ़ रहे हैं, और किसी का क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, चतुर्भुज का पढ़ रहे हैं। चतुर्भुज वाले में बहुत बढ़िया से ये काम आने वाले हैं, क्योंकि वहां पे अपन लोग अलग अलग प्रकार से ट्राइंगल बनेंगे, मोस्टली हम लोग समकोण ही बनाएंगे, तो ये हाइट के पर्पज से काम आने वाले। तो सिर्फ 4 ही ट्रिपलेट याद करने के लिए बोल रहा हूं, याद कर लो 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 9 40 41, 9 40 41 ऐसे याद करना है। पहले 3 से शुरुआत की, तो 3 जो आगे वाले नंबर है वो 1 से 10 के बीच में आएंगे, 3 4 5। फिर 5 से शुरुआत की तो वो 11 और 20 के बीच में आएंगे, 12 13, 3 5। उसके बाद में 7 से, विषम संख्याओं से कर रहे हैं, 7 से की तो उसके बाद में 21 से 30 वाली लाइन के बीच में आएंगे, तो 24 और 25, और ये आ जाएगा 9। तो 9 को याद करो 40 और 41 से। बढ़िया याद हुए। अच्छा अब जो सवाल, कौन से सवाल बच गए? समकोण त्रिभुज पर सवाल पूछा गया, अधिक कोण पर सवाल पूछा गया, और विषमबाहु त्रिभुज पे भी सवाल पूछा गया, और न्यून कोण पे भी सवाल पूछा गया। लेकिन मैंने अब जो अगली वाली क्लास में मैं सवाल करवाऊंगा आपसे, वो बताऊंगा कि भाई साहब मैं भुजा की लंबाई दूंगा, भुजा की लंबाई देकर आपसे पूछूंगा क्या कि वो न्यून कोण त्रिभुज है, या अधिक कोण त्रिभुज है, या फिर समकोण त्रिभुज है। सर हमने तो इनकी जो परिभाषा है वो कोण के आधार पे ही सीखी है ना, कि तीनों में से तीनों के तीनों जो कोण वो न्यून कोण दिखाई दे तो न्यून कोण त्रिभुज, एक कोण यदि 90 डिग्री से ज्यादा दिखाई दे तो अधिक कोण त्रिभुज, एक कोण यदि समकोण 90 डिग्री का दे तो समकोण त्रिभुज। लेकिन सवाल आएगा भुजा की लंबाई देकर आपसे ये पूछना। अगले वाली क्लास के लिए तैयार रहो ये चीज सीखने के लिए, क्योंकि सवाल आपसे यहां से पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जाएगा। अगली वाली क्लास में बढ़िया से सिखाऊंगा, शानदार तरीके से मैं सिखाने वाला हूं कि भुजा की लंबाई पता हो तो कैसे पहचान करें न्यून कोण की, अधिक कोण की, समकोण त्रिभुज की। यस, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद। आराम से पढ़ते जाना, साथ साथ क्लास में नोट्स बनाते जाना, कमेंट खूब सारे करना, जहां कहीं भी आपको डाउट लग रहा है वो सारी चीजें बताना मेरे को, सारी बातें आपको बताना है। ठीक हो गया बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।